हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल होम साइंस एग्जाम मास्टर। जितने भी बच्चे टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं और स्पेशली टीजीटी के बच्चे जिनका पेपर सबसे पहले है, उनको सबसे पहले मैं ऑल द बेस्ट कहना चाहूँगी उनकी प्रिपरेशन के लिए, उनके एग्ज़ाम के लिए। बिल्कुल भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। अभी तक आपने जो कुछ पढ़ा है आपकी तैयारी पूरी है, बिल्कुल भी आप घबराए ना। आपने जो भी पढ़ा है उस पर कॉन्फिडेंस रखिए, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए। और हाँ, अब बहुत कुछ नया पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप ज़्यादा से ज़्यादा PYQs मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और फिर उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ साथ में MCQs, प्रैक्टिस सेट्स जो भी आपने किए हैं उसका लगातार रिवीजन करते रहें। और जो नोट्स हैं उसको ज़रूर उसको थोड़ा टाइमिंग बांट लें, उसी टाइमिंग के अनुसार अब जो आपने खुद से नोट्स बनाई हैं उसका बार बार रिवीजन करें बस। और बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, पेपर अच्छा होगा आपका, क्योंकि इतने दिनों से आपने इतना कुछ पढ़ा है और वो व्यर्थ नहीं जाएगा। ठीक है, तो हम लोग बढ़ते हैं आज के अपने पहले प्रश्न की ओर। क्रेनेथ ब्रूक मॉडल जो है उसमें संचार प्रक्रिया के कितने तत्व हैं? तो उसमें कितने तत्व हैं? 5 तत्व हैं। कौन कौन से तत्व हैं आपके? इसमें है आपका सेंडर है, मैसेज है, चैनल है और फिर उसके बाद रिसीवर है, और रिसीवर को फिर इफेक्ट डालने वाली बात है। तो इसमें क्रेनेथ ब्रूक मॉडल की बात करें तो उसमें संचार के 5 तत्व हैं। 1 दर्जन केले का मूल्य 10.8 है। 1 केले की कीमत क्या है? तो 1 दर्जन केले का मूल्य आपका 10.8 है, तो 1 केले की कीमत है। तो फिर उसको हम लोग क्या करेंगे, इसको एक केले की कीमत बराबर 1 दर्जन केलों का मूल्य बटे 12। तो इसको इस तरह से भाग देंगे और 0.9 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसको आप देख लीजिएगा। त्रिकोणीय पट्टियों को प्राथमिक चिकित्सा और गलपट्टी के लिए घर में रखना अत्यधिक महत्वपूर्ण है। या लिनिन के चौड़े वर्गाकार टुकड़े को मध्य से कर्ण पर काट कर बना ली जाती है और इसकी माप होती है, इसकी माप क्या होती है? इसकी माप होती है 36 से 40 इंच की। ठीक है, और पट्टियाँ 2 प्रकार की होती हैं, त्रिकोणी पट्टी और लंबी पट्टी। 36 से 40 इंच होती है। पट्टियों का भी PDF में डालूंगी। मेरा जो टेलीग्राम चैनल है होम साइंस एग्जाम मास्टर, उसमें मुझे आप लोगों को जो मैंने आपसे बताया था संस्थाओं और पट्टियों के बारे में और भी जो इम्पोर्टेंट मुझे दिखेगा, मैं कहीं से मेरा खुद का उसको कुछ बुक्स हैं जहाँ से मुझे इम्पोर्टेंट लगा है तो उसको मैं वहाँ से डाल दूँगी। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की अवधारणा को किसने प्रस्तुत किया? तो आप इसको याद करेंगे कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की जो अवधारणा है इसकी संस्तुति किसके द्वारा की गई? भोर कमेटी के द्वारा की गई। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाता है आपका आंसर नंबर D। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रत्येक विकास ब्लॉक में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होता है। फिर उसके बाद और जो सबसे इसका मुख्य अधिकारी प्रभारी चिकित्सा अधिकारी होता है। अगला प्रश्न है, परिचारिका को ज्ञान होना चाहिए। कोमल, कोमल तथा हंसमुख, कठोर, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होता है इनमें से कोई नहीं, क्योंकि परिचारिका का जो मेन काम क्या है, उसको रोगों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। किसी भी अध्ययन से संबंधित मूलभूत शोध कार्य के समूह को क्या कहते हैं? संबंधित मूलभूत शोध कार्य के समूह को क्या कहते हैं? तो इसके अंतर्गत ये हमारा किसके अंतर्गत है? संदर्भिका के अंतर्गत है। आपने देखा होगा जब भी कोई हम रिसर्च पढ़ते हैं या किसी भी बुक मतलब यहाँ रिसर्च ही टाइप का रिसर्च ही जो होती है, हाँ, शोध कार्य किया है तो उसमें लास्ट में संदर्भिका होती है। उसमें क्या दिया होता है, हमने कहाँ कहाँ से क्या क्या चीज़ें ली हैं। जैसे मैं आपको बताती हूँ तो बहुत सारी चीज़ें गूगल से भी सर्च करती हूँ, बहुत सारी बुक से सर्च करती हूँ। ठीक है, तो इस तरह बहुत सारी मेरी नोट्स होती हैं। और अगर बहुत सारे डेटा, जैसे अब मैं RDA की बात करूँ तो ICMR से लिया, तो अगर मैं कहीं पे लिखती हूँ तो मुझे संदर्भिका में ये चीज़ डालनी पड़ेगी कि मतलब ये उस चीज़ को अप्रूव करती है कि मेरे द्वारा दी गई हुई सूचनाएं सत्य हैं। तो वो क्या आपके अंतर्गत आते हैं? संदर्भिका के अंतर्गत आते हैं। फिर अगला प्रश्न है, किसी विशिष्ट परिस्थिति या समूह या व्यक्ति की विशेषताओं को ठीक ठीक से चित्रित करने का अध्ययन है। अन्वेषणात्मक, प्रयोगात्मक, वर्णनात्मक और फिर उसके बाद सभी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होता है कि किसी जो विशिष्ट स्पेशल जो स्थितियाँ हैं उसमें विशेषताओं को ठीक ठीक चित्रित करने का अध्ययन, उसको हम एक्सप्लोरेटरी, एक्सपेरिमेंटल और डिस्क्रिप्टिव, मतलब ये तीनों उसके प्रकार हैं। ठीक, तो फिर पहली पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई? कल मैंने आपको बताया था ना, 1951 में हमारी पहली पंचवर्षीय योजना लागू की गई। और 1952 में क्या लागू किया गया था हमारा? 1952 में जो आपका
सामुदायिक विकास केंद्र की तो बात यहाँ पर की गई थी इससे पहले वाले प्रश्न में। तो उसके साथ साथ अभी मुझे तो स्किप हो गया, अभी याद नहीं आ रहा है मुझे। तो यहाँ पे 1951 में आपको पहली पंचवर्षीय योजना आपकी लागू हुई थी। MGNRIGA में कितने दिनों के वेतन रोजगार, ये किसका मनरेगा का पूछ रहा है, महात्मा गांधी वाला। हाँ, तो इसमें 100 दिन के रोजगार की बात की जाती है। वातावरण में कौन से गैस मुक्त अवस्था में स्वपोषियों के विकास का कारण हुई हैं? नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और ओजोन। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होता है कि स्वपोषी जो क्या करते हैं, अपना खाना स्वयं बनाते हैं, वो क्या, उसका आंसर होता है हमारा ऑक्सीजन। एरोसोल्स में पाए जाने वाले उस रासायनिक घटक को बताइए जो ओजोन परत की कमी में सहायता करता है। तो जो एरोसोल में जो घटक होते हैं उसमें क्या आपका CFC है, ओजोन परत की कमी में सहायता करता है। ओजोन छिद्र का सबसे बड़ा कारण क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। ठीक है, ये इसका कारण है। और ये कहाँ से, ये हमारी जो AC वगैरह चलती है और रेफ्रिजरेटर है, और फिर उसके बाद आपको पता है ये जो स्प्रे से भी ये CFC रिलीज होती है। फिर अगला प्रश्न है, गुर्दा एक स्रावित करता है जिसे रीनल एरेथ्रोपोएटिक कहा जाता है। गुर्दा क्या स्रावित करता है? तो जो हमारी किडनी है वो एक एंजाइम स्रावित करती है जिसको क्या कहते हैं? रीनल एरेथ्रोपोएटिक फैक्टर कहते हैं। तो 12 ये आपका जो है इसमें क्या हो जाता है? एंजाइम। तो क्या एक एंजाइम स्रावित करती है जिसे रीनल एरेथ्रोपोएटिक फैक्टर कहते हैं, एंजाइम है ये। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है हमारा, किस स्थान पर प्रतिबिंब नहीं बनता व प्रकाश की किरणें केंद्रित नहीं होती हैं? तो वो वहाँ पर उसका करेक्ट आंसर क्या है? रोडोप्सिन, अंधबिंदु, पीतबिंदु और अंध तथा स्पष्ट बिंदु। अंधबिंदु पर प्रतिबिंब नहीं बनता, ये आँख की बात कर रहा है। मस्तिष्क क्षति के कारण गत्यात्मक शिथिलता, मिर्गी, मांसपेशियां, दुर्विकास, मस्तिष्क पक्षाघात और गठिया। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होता है मस्तिष्क पक्षाघात। ठीक है, गत्यात्मक शिथिलता मतलब ब्रेन हैमरेज टाइप जो हो जाता है उसकी बात कर रहा है। खून में फास्टिंग ग्लूकोज की सामान्य सघनता होती है, जो आपका ब्लड शुगर लेवल है उसकी बात कर रहा है यहाँ पर। तो इसका करेक्ट आंसर होता है 110 से 120 mg पर 100 ml उसमें ब्लड में। ठीक, तो कितनी? 110 से 120 mg क्या होनी चाहिए? फास्टिंग ग्लूकोज की सामान्य सघनता, कंसंट्रेशन इतना होना चाहिए। अगर 100 के अंदर हैं आप तो आपको डायबिटीज़ नहीं है। अगर 100 से 110 में प्री डायबिटिक हैं, 120 तक आते हैं तो आप मतलब प्री डायबिटिक में आ जाते हैं। फिर उससे ऊपर हो जाते हैं तो आप डायबिटिक में आ जाते हैं। तो मतलब 100 से अगर नीचे है तो बहुत ही अच्छा है आपका फास्टिंग शुगर लेवल। फिर अगला प्रश्न है, थायराइड ग्रंथ से थायरॉक्सिन अधिक स्रावित होने पर BMR बढ़ जाता है, BMR कम हो जाता है, इनमें से दोनों, और ये इनमें से कोई नहीं। तो थायरॉक्सिन ग्रंथि से थायरॉक्सिन मतलब जो हमारी थायराइड ग्लैंड के अंदर, थायराइड ग्लैंड में जो थायरॉक्सिन नामक हार्मोन का स्रावण होता है उससे वो अधिक स्रावित होगा तो क्या होगा? BMR कम हो जाता है, बहुत थकान सी लगती है। एसिड माध्यम में प्रोटीन के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम जिम्मेदार होता है? पेप्सिन, राइबो न्यूक्लियस, टाइलिन और लैक्टेज। तो ये है जो आपका एसिड माध्यम में, तो यहाँ पर क्या होता है? पेप्सिन। ठीक है, प्रोटीन के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम उत्तरदायी होता है? तो ये पेप्सिन है। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है हमारा जो आपका ये है जो प्रोटीन है वो क्या होता है? पेप्सिन दही तथा अन्य प्रोटीन युक्त भोज्य पदार्थों पर क्रिया करती है तथा और उस प्रोटीन की अपेक्षाकृत सरल रूप में परिवर्तित कर देती है। पेप्सिन प्रोटीन को पेप्टोन एवं प्रोटियोज में बदल देती है। पेप्सिन किस में चेंज करेगी? पेप्टोन में, फिर पेप्टोन को प्रोटियोज में बदल देती है। वह आधारभूत प्रक्रिया जिसके द्वारा श्वसन के दौरान गैसों का विनिमय होता है वो क्या कहलाता है? तो वो क्या कहलाता है? विसरण कहलाता है। ठीक है, विसरण मतलब कि डिफ्यूजन, गैसों का आदान प्रदान होता है। तो इसमें श्वास में 350 मिलीलीटर वायु से लगभग 69 मिलीलीटर ऑक्सीजन वायु कोष्ठ में आ जाती है और उच्छ्वास के समय वायु कोष्ठ के बाहर वापस जाने वाली 350 मिलीलीटर वायु
वायु में 48 मिलीलीटर निकल जाती है। इसी प्रकार इसी को गैसीय विनिमय कहते हैं। गैसों का जो आपका आदान प्रदान होता है उसी की बात यहाँ पर हो जा रही है। ठीक है, तो विसरण क्या है, डिफ्यूज़न क्या है, तो डिफ्यूज़न यही है। अगला है, जब हड्डी टूट जाती है तो रक्त का थक्का जम जाता है और इसे क्या कहते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, ये आपका कैलस, हेमाटोमा, हीमोफीलिया, हेमरेज, ये उसको क्या कहते हैं, हेमरेज कहते हैं। रक्त का थक्का जमने को ही हम हेमरेज के नाम से जानते हैं। अगर हम जैसे ब्रेन में अगर थक्का ब्लड का चला गया तो वो ब्रेन हेमरेज के नाम से जाना जाएगा। कुछ प्रश्नों के उत्तर हम प्रश्नों के अकॉर्डिंग चलते हैं। काफ़ी समय के बाद अचानक व्यायाम करने के दौरान मांसपेशियों में ऐंठन क्यों होती है? एसिटिक एसिड का उत्पादन, लैक्टिक एसिड का उत्पादन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का उत्पादन, सल्फ्यूरिक एसिड का उत्पादन। तो हम सभी जानते हैं कि लैक्टिक एसिड एवं कार्बन डाइऑक्साइड के उत्पादन से ये होता है और ऑक्सीजन की कमी होने के कारण। विशिष्ट पदार्थ के प्रति ऊतकों की प्रतिक्रिया क्या कहलाती है? एक्जिमा, एलर्जी, फिट्स, टिटनेस। तो क्या बोलते हैं, जो विशिष्ट पदार्थ हैं उनके प्रति ऊतकों की प्रक्रिया जो होती है वो क्या कहती है? एलर्जी कहलाती है। इसमें क्या, शरीर किसी विशेष चीज़ के प्रति संवेदनशील होता है और जैसे ही शरीर के अंदर एंटर करता है तो प्रतिरक्षी तंत्र उस पर क्या करते हैं? आक्रमण कर देते हैं। गार्डनर की बहुबुद्धिमत्ता में समाविष्ट है, जो बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया है गार्डनर महोदय ने, तो उसमें क्या क्या चीज़ें हैं? उसमें भाषाई है, आपका नाटकीय है और अंतःवैयक्तिक है, ये सारी चीज़ें इसमें समाविष्ट हैं। अगला प्रश्न है हमारा, आपकी किंडरगार्टन व्यवस्था। किंडरगार्टन की हम बात करते हैं तो फ्रोबेल, पेस्टोलॉजी, जॉन डेवी, मारिया मॉन्टेसरी। ठीक है, तो वहाँ पर करेक्ट आंसर फ्रोबेल हो जाता है। निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर अग्रसर होता है? और विकास की विभिन्न अवस्थाएं होती हैं। विकास प्रतिमान की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है। विकास एक निश्चित क्रम में अग्रसर होता है। विकास परिवर्तन का क्रम है। तो यहाँ पर जो है ये कह रहा है कि विकास की विभिन्न, कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? तो विकास अमूर्त होता है। विकास में प्राणी में विकास पहले होता है। विकास की विभिन्न अवस्थाएं होती हैं। विकास एक निश्चित क्रम में अग्रसर होता है। विकास परिवर्तन का क्रम है। तो विकास की तो विभिन्न अवस्थाएं होती हैं ना, तो विकास क्या हमारा जो होता है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर अग्रसर होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखेंगे कूट वाले प्रश्न में देखेंगे कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो केवल 1 तथा 3। ठीक है, तो 1 जो है ये गलत हो गया आपका, ये हो गया, और 3 में विकास प्रतिमान की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। क्या नहीं की जा सकती है? तो ये कूट वाला प्रश्न है और पहला और तीसरा सही है, तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब की गई? यहाँ से प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब की गई? तो 31 जनवरी सन 1952 को राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की गई। बिल्कुल रट लीजिए आप इसको। फिर अगला है, राष्ट्रीय घेघा नियंत्रण कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो 1976, 62, 82 और 2010। तो 1962 में राष्ट्रीय घेघा नियंत्रण कार्यक्रम प्रारंभ हुआ और इसमें 150 से 200 लोगों में आयोडीन की कमी के लक्षण देखे गए और सर्वेक्षण करने में आयोडीन की कमी वाले क्षेत्रों का पता लगाना, इसमें क्या करना था, और हर 5 वर्ष बाद उन्हीं क्षेत्रों में फिर से सर्वेक्षण करना तथा रोगियों की संख्या का पता चल सके। ठीक है, फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा राष्ट्रीय पोषण संस्थान, यहाँ से प्रश्न बार बार अलग अलग तरह की परीक्षाओं में पूछा जाता है कि जो ये राष्ट्रीय पोषण संस्थान है कुन्नू रिसर्च लेबोरेटरी के नाम से, जो कि पहले जाना जाता था और बाद में NIN के नाम से इसे जाना गया। ठीक है, तो ये हमारी 1959 में, कहाँ, कब, ये अच्छा ये ईयर नहीं पूछा है, सॉरी। हाँ, तो राष्ट्रीय पोषण संस्थान हमारे हैदराबाद में NIN के नाम से भी आता है, और ईयर अगर पूछेगा तो इसका 1959, और पहले उससे बात करें कि भारत में इस संस्थान की स्थापना कुन्नूर रिसर्च लेबोरेटरी के नाम से पहले हुई थी। ठीक है, तो 1959 में ये हमारे NIN हैदराबाद की बात की गई, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन। ग्रामीण विकास के लिए श्री निकेतन योजना का आरंभ किया किसने? श्री निकेतन योजना किसकी है? महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, विनोबा भावे और स्वामी विवेकानंद। तो जो ये हमारे स्वामी विवेकानंद हैं
रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, उन्होंने किसकी, शांति निकेतन की श्री निकेतन योजना का प्रारंभ किया। ठीक है, तो ये है आपका कि रविन्द्रनाथ 1931 में श्री निकेतन में से एक संस्था की स्थापना की जिसमें 8 ग्राम सम्मिलित थे। ठीक है, तो इसका आप याद रखेंगे कि 1921 में और कितने ग्राम सम्मिलित थे, अगर गांव को पूछ ले कितने सम्मिलित थे तो उसमें 8 ग्राम क्या है, सम्मिलित थे, मतलब 8 गाँव को इसमें सम्मिलित किया गया था। और इसका उद्देश्य क्या था, ग्रामीणों की समस्याओं का अध्ययन करना, निराकरण करना और ग्रामीण कल्याण के प्रति जनता को में रुचि उत्पन्न कराना। ठीक है, फिर अगला है हमारा, भारत में लिंग आधारित हिंसा के निम्नलिखित रूप माने जाते हैं घरेलू हिंसा, सांप्रदायिक घटनाओं के कारण हिंसा, विस्थापन के कारण हिंसा, यौन हिंसा। तो यहाँ पर आपका होता है ऑप्शन नंबर बी। तो ये निम्नलिखित रूप माने जाते हैं, तो इसमें जो है आपका ये सब माना जाएगा और सांप्रदायिक घटनाओं के कारण ये इसके अंतर्गत नहीं आएगा। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी, ए और डी। ठीक है, तो ए में घरेलू हिंसा, यौन हिंसा इसी के अंतर्गत आएगी, विस्थापन के कारण भी नहीं और सामुदायिक घटनाओं के कारण। ए और डी यहाँ पर करेक्ट होता है। वो संज्ञा जो विकास कार्यों में कल्याण संज्ञा को तेजी से स्थानांतरित कर रही है। योग्य बनाना, ऊंचा उठाना, सशक्तिकरण, विकास है, तो इसमें क्या हो जाएगा, सशक्तिकरण। ठीक, सशक्तिकरण मतलब कि एम्पावर करना। ठीक, संज्ञा को तेजी से स्थानांतरित कर रही है, तो वो है हमारा सशक्तिकरण। पीएफ एक अनिवार्य सरकारी प्रबंध वाली सेवानिवृत्ति बचत योजना है जो भारत में उपयोग की जाती है। पीएफ का अर्थ है इनमें से क्या है, पीएफ क्या लिखा है, प्रोविंशियल फाउंडेशन, प्रोविजनल फंड, प्रोडक्शन फंड, प्रोविडेंट फंड। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होता है प्रोविडेंट फंड। ये क्या है, यह एक सरकारी प्रबंधन वाली सेवानिवृत्त बचत योजना है। ठीक, और पीएफ का अर्थ है प्रोविडेंट फंड, और प्रोविडेंट फंड को हम पेंशन के नाम से भी जाना जाता है। और बाद में क्या होता है, एक मुश्त रकम मिलती है और फिर मासिक आपको पेंशन के मतलब मासिक एक निश्चित एक पैसा होता है जिसको कि हर मंथ दिया जाता है रिटायरमेंट के बाद। एक प्रक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक लोग अपना विचारों का आदान प्रदान करते हैं वह जाना जाता है। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रसार योजना, कार्यक्रम विस्तार, प्रसार प्रक्रिया, संप्रेषण। तो ये क्या है, संप्रेषण। 2 या 2 से अधिक लोग अपने विचारों का आदान प्रदान करेंगे तो वो हमारे संप्रेषण के अंतर्गत आता है। अगले प्रश्न की ओर, और आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। जहाँ मुझे लग रहा है कि हाँ, अक्सर तो मैं एक्सप्लेन करती ही जाती हूँ, मुझे लग रहा है कि हाँ कुछ नया बताने को है तो मैं वहाँ बताने की आपको कोशिश कर रही हूँ। स्क्रीन पर अपारदर्शी वस्तु को किसके इस्तेमाल से दिखाया जा सकता है, स्क्रीन पर अपारदर्शी वस्तु को। ठीक है, मूवी प्रोजेक्टर, ओवरहेड प्रोजेक्टर, एपिडियोस्कोप और स्लाइड प्रोजेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होता है आंसर नंबर डी। आपने स्लाइड प्रोजेक्टर देखा होगा, जब हम लोगों के कॉलेज वगैरह में स्लाइड पहले, अब तो हर चीज़ तो अब दूसरी ही तरह का सारा प्रोजेक्टर और ये सारी चीज़ें हो गई हैं। पहले एक मशीन होती थी, फिर उसके बाद उसको यहाँ से रेज वहाँ से निकलती थी और यहाँ पर एक वाइट कलर का पर्दा होता था, और जो ये अपारदर्शी ऐसे स्लाइड हम लोग ट्रांसपेरेंसी पे लिखते थे और उसी के जो यहाँ पर जो लिखा हुआ होता था ये वही स्क्रीन पर जा करके लिख जाता था बड़ा बड़ा सा, और इस तरह से हम काम करते थे। तो उसको हम क्या, स्लाइड प्रोजेक्टर के नाम से जानते हैं। 2 व्यक्तियों के मध्य संचार को जाना जाता है, पारस्परिक संचार, आत्म संचार, जनता संचार, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर अगर 2 व्यक्तियों में हो रहा है तो पारस्परिक संचार है। इंटर कम्युनिकेशन, इंट्रा कम्युनिकेशन अगर पूछ लेता है तो मतलब हम अपने आप से ही बात कर रहे हैं, अपने आप को निर्देशित कर रहे हैं। सार्वभौमिक परिवर्तनों के उदाहरणों में निम्नलिखित सभी सम्मिलित हैं, केवल प्रथम शब्द उच्चारण, चलना, पढ़ना, मुस्कुराना। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर होता है सभी सम्मिलित हैं, केवल क्या नहीं, प्रथम शब्द उच्चारण हाँ करेंगे, मुस्कुराएंगे सारी दुनिया के बच्चे, चलेंगे सारी दुनिया के बच्चे, लेकिन पढ़ना अपना अपना सब लोग सीखेंगे। ठीक है, तो ये सब यूनिवर्सल है। ठीक, जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति पढ़ा लिखा ही हो। अगर हम बताएंगे नहीं कि उसको कि लिपि क्या है तो वो कैसे पढ़ पाएगा। कौन सा आउटपुट डिवाइस है, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, मॉनिटर। ठीक है, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होता है आंसर नंबर डी। मॉनिटर क्या है, आपका आउटपुट डिवाइस है, जहाँ पर जो भी चीज़ें आप डेटा इंटर करते हैं उसका रिजल्ट हमें मॉनिटर पर देखने को मिलता है। किसी गांव में परिवार की संख्या उन परिवार की पुरुष महिलाओं की संख्या का अनुपात, यह इसका उदाहरण है। निश्चित समष्टि, वास्तविक समष्टि, अनुमानिक समष्टि, कोई भी नहीं। तो यहाँ पर ये हो जाता है आपका डिफिनिट
अनवर्ड्स। ठीक है, तो यहाँ पर आपका निश्चित समष्टि के अंतर्गत आता है। इसका उदाहरण, किसी गांव में परिवार की संख्या उस परिवार में पुरुष महिलाओं की संख्या का अनुपात है। जितनी परिवार की संख्या है उस परिवार में पुरुष महिलाओं की संख्या का अनुपात है, और यह किसका उदाहरण है, तो वो ये निश्चित समष्टि है ना। ठीक है, तो यहाँ पर ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर अगला है, जब पिघले हुए घी में अम्ल शक्कर के साथ मिलाया जाए और उसका रंग हो जाए तो ये दर्शाता है कि घी में वनस्पति घी की मिलावट है, नीला, गहरा लाल, हरा और काला। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाता है, गहरा लाल। तो पिघले हुए घी में जब HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड और शक्कर के साथ मिलाया जाता है तो उसका रंग गहरा लाल हो जाता है। यह दर्शाता है कि घी में वनस्पति घी की मिलावट है, मतलब देसी घी में वनस्पति घी की मिलावट है। और अपहोस्ट्री का प्रयोग किया जाता है फर्नीचर को ढकने में, फर्श बिछावन में, पलंग को बिछाने में, उपयुक्त सभी में। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होता है आपका आंसर नंबर ए, फर्नीचर को ढकने में। अपहोस्ट्री जो है वो किसको, फर्नीचर को ढकने में। फिर अगला प्रश्न है, परिधान के नमूने की रचना में रेखाओं, आकार, रंग, बनावट आदि को व्यवस्थित करने के लिए भी कला के मूलभूत सिद्धांतों का सहारा लेना चाहिए। सही बात है, कटाई के सिद्धांत का, ढाके के सिद्धांत का, लाइन के सिद्धांत का, तो किसके सिद्धांत का सहारा लेंगे, तो हम लोग यहाँ पर कला के सिद्धांत का सहारा लेंगे। ठीक है, तो इसी सिद्धांत के ऊपर इसी को हम चलाते हैं। और ये सब रंग वंग क्या है, ये सब आपके एलिमेंट के अंतर्गत आते हैं, तत्व के अंतर्गत आते हैं निम्नलिखित में से। और इसमें सिद्धांत में जो कला के सिद्धांत है उसमें क्या क्या है आपका, अनुपात, अनुरूपता, लय, संतुलन, संबल तथा व्यक्तित्व। ठीक है, अनुपात, अनुरूपता, लय, संतुलन, संबल तथा व्यक्तित्व। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से लैंप की ऊर्जा में सर्वाधिक बचत होती है। हैलोजन लैंप, फ्लोरेसेंट लैंप, प्रकाश उत्सर्जी डायोड लैंप और सोडियम वेपर लैंप। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होता है यहाँ आपका प्रकाश उत्सर्जी डायोड लैंप, लाइट एमिटिंग डायोड लैंप। ठीक है, और फिर उसके बाद कमरे की ऊंचाई बढ़ी हुई दिखानी हो तो इसके लिए प्रयोग करना चाहिए। दीवार पर खड़ी लाइन, क्षितिज के समानांतर आड़ी धारियाँ, प्रणामी रंग, लंब पर्दे। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होता है, किसी भी चीज़ को अगर हमें लंबा दिखाना है तो दीवारों पर खड़ी लाइनों का प्रयोग करते हैं। मक्खियों को नष्ट करने के लिए छिड़काव किया जाता है, किस चीज़ का, DDT का, ब्लीचिंग पाउडर का, आयोडीन का, इनमें से सभी। तो यहाँ पर DDT का छिड़काव किया जाता है मक्खियों को समाप्त करने के लिए। अगला है हमारा, मैं कोशिश करूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न आपके हो पाएँ। ठीक है, यहाँ से शुरू करते हैं। ये कूट दूसरे प्रश्न का है। प्रश्न है, IQ का समीकरण किसने विकसित किया। तो IQ जो बुद्धि लब्धि वाला प्रश्न है आपका, कि IQ का जो हमारा समीकरण है वो स्थापित किया है स्टर्न महोदय ने। ठीक है, तो किसने किया है, ये समीकरण को किसने विकसित किया, समीकरण को विकसित करने की बात कर रहा है। प्रश्न को बहुत ध्यान से देखेंगे। अगर सीधे पूछता है कि बुद्धि लब्धि का फार्मूला, ठीक, अब इसमें आप बार बार कंफ्यूज होते हैं। जब फॉर्मूला सूत्र सीधे पूछेगा तो वहाँ पर हमारा क्या होता है, स्टर्न हो जाता है। और IQ के समीकरण को विकसित करने की बात हम करते हैं तो वहाँ पे टर्मैन हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होता है। इसमें आप कंफ्यूज ना हो, एक बच्चे ने मुझसे कहा भी था, मैंने उसको पूरा आंसर दिया है। ठीक है, तो समीकरण टर्मन ने दिया, व्यक्ति की मानसिक आयु जान लेने का पता नहीं लग पाता है, इसी वजह से तीव्र, सामान्य व मंद बुद्धि का है। बुद्धि को मापने के लिए बुद्धि लब्धि का आविष्कार मनोवैज्ञानिक टर्मन ने किया। बुद्धि लब्धि क्या है, इसे जानने से पहले वास्तविक आयु तथा मानसिक आयु का पता लगाना आवश्यक है। और इस फिर निम्नांकित सूत्र का समीकरण द्वारा बुद्धि लब्धि निकाली जाती है। सूत्र के द्वारा बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुणे 100। फिर भाषा के अध्ययन में सतह, सरफेस संरचना तथा गहरी संरचना शब्दों को किसके साथ संबंधित किया जाता है। अल्बर्ट बंडूरा, नॉम चॉम्स्की, जेन इलियट और BF स्किनर। ठीक, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होता है नॉम चॉम्स्की। अब भाषा की बात होगी तो ज़्यादातर आपको चॉम्स्की ही आंसर में मतलब देखने के लिए मिलेगा। ठीक, तो नॉम चॉम्स्की, इन्होंने सरफेस जो सतह की जो संरचना और गहरी संरचना, दो तरह के
शब्दों का प्रयोग किया है। फिर अगला प्रश्न है हमारा, क्रियात्मक समन्वय का अर्थ दो मांसपेशियों का आपसी समन्वय है। क्रियात्मक समन्वय अंगों का, शरीर का, अंगुली का और हाथ का। तो अगर क्रियात्मक समन्वय है तो ये अंगों का समन्वय है आपस में, तभी हम किसी क्रिया को कर पाते हैं। ये नहीं कि हमारा दिमाग अलग कुछ बोल रहा है, हम कुछ और बोल रहे हैं, तो ये बात होती है। शिशु विकास एक अध्ययन का वह क्षेत्र है जो मानव वर्धन और विकास के सभी पहलुओं को समझने में समर्पित किया गया है। यह परिभाषा किसने दी है? तो इस परिभाषा भाई आप लोग जरा सा देख करके थोड़ा ध्यान कर लेंगे और याद करेंगे, ठीक है। तो ये आपका हो जाता है हर्लाक। किसने दिए? हर्लाक महोदय ने, जो मानव वर्धन और विकास के सभी पहलुओं को समझने में समर्पित किया गया है। प्रारंभ में 2 दिन माँ के स्तन से निकलने वाला गाढ़ा पीला दूध क्या कहलाता है? तो वो क्या कहलाता है? वो कोलोस्ट्रम ही कहलाता है। आदिवासी क्षेत्रों से संबंधित एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है। अगर इसमें जैसे अगर कोई चीज़ अगर आपको ना समझ में आया करे तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। जैसे आदिवासी है तो ट्रिबल आदिवासी वाला एरिया, तो आप देखेंगे कि ज़्यादा इसमें टी का, तो ट्रिबल डेवलपमेंट इस टाइप का कुछ हो सकता है ना, तो यहाँ पर इसको आप टिक कर सकते हैं। तो ये जो आपका TDP है, ट्रिबल डेवलपमेंट प्लान है, सरकार द्वारा समय समय पर अनेक राष्ट्रीय कार्यक्रम संचालित किए जाते हैं जिसमें कि आदिवासी लोगों के विकास की बात की जाती है। WHO के अनुसार नवजात शिशुओं को स्नान करवाने के बारे में क्या सही है? जन्म के तुरंत बाद कराना चाहिए, जन्म के कम से कम 6 घंटे बाद कराना चाहिए, जन्म के 1 सप्ताह बाद कराना चाहिए, केवल 48 घंटे बाद कराना चाहिए। तो यहाँ पर जन्म के कम से कम 6 घंटे बाद कराना चाहिए नवजात शिशु को स्नान की बात जो WHO के द्वारा है। हाँ, गर्भावस्था से अरक्ता से बचने का उपाय क्या है? उसको क्या मतलब उसका सही तरीका क्या है? जैसे अगर प्रश्न में आ जाए कि तुरंत नहला देना चाहिए, नहीं, सो जैतून के तेल से या कोई भी लुब्रिकेंट से जो उसके बॉडी के ऊपर जो वैक्स जैसा जो जम जाता है उसको क्या करते हैं? छुड़ा देते हैं। रुई के फाहे से उसको क्या किया जाता है? छुड़ा दिया जाता है। और फिर उसके बाद ये जन्म के 6 घंटे बाद इस कार्य को होता है। जो श्वेत रंग की परत होती है उसमें मोम के सदृश चिकना पदार्थ होता है। गर्भावस्था में रक्ताल्पता से बचने का उपाय, पर्याप्त विश्राम करना, दूध पीना, प्रतिदिन विश्राम करना, पर्याप्त मात्रा में पौष्टिक एवं संतुलित आहार ग्रहण करना। तो ये आंसर नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट होता है। फिर उसके बाद आता है आपका, गर्भवती महिला को सूचित किया गया कि उसका निषेचित भ्रूण गर्भाशय के अतिरिक्त दूसरी जगह पर विकसित हो रहा है। इस स्थिति को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं इन विट्रो निषेचन। उसको क्या कहते हैं? इन विट्रो निषेचन कहते हैं आपका। और फिर उसके बाद ये इसमें गर्भाशय क्या वो भ्रूण क्या होता है? गर्भाशय में स्थित ना होकर के दूसरी जगह पर वहाँ पे स्थापित हो जाता है, तो उसको इन विट्रो निषेचन कहते हैं। स्वस्थ संतान को जन्म देने के लिए उपयुक्त आयु कौन सी है? 15 से 20 वर्ष, 18 से 28 वर्ष, 25 से 30 वर्ष, 30 से 40 वर्ष। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होता है 25 से 30 वर्ष। स्वस्थ मतलब बच्चे को जन्म देने के लिए 25 से 30 वर्ष की आयु बहुत बढ़िया है। अभिकथन, सामान्यतः पोस्ट परिपक्व बच्चे व पतले होते हैं क्योंकि गर्भावस्था के अंत में उनमें अपर्याप्त रक्त आपूर्ति हो जाती है, ठीक है। और फिर लंबी अवधि के बाद प्लासेंटा ऑक्सीजन आपूर्ति के लिए कम दक्ष एवं कुशल होता है। तो ये क्या है? सामान्यतः पोस्ट परिपक्व बच्चे मतलब कि ज़्यादा दिन तक, मतलब जिसकी गर्भावस्था की अवधि कितनी हमारी आपकी है 280 दिन की, ठीक है। तो 280 दिन से अगर ज़्यादा हो जाते हैं तो उसमें अपर्याप्त रक्त की आपूर्ति होने लगती है। हाँ, सही है। लंबी अवधि के बाद प्लासेंटा ऑक्सीजन आपूर्ति के लिए कम दक्ष कुशल होता है क्योंकि जो चीज़ जिस समय के लिए बनी होती है वो उतने समय तक ही कार्य करती है, ठीक। तो यहाँ पे ए और आर दोनों सही है। निम्न में से संज्ञानात्मक विकास की कौन सी अवस्था का वर्णन ब्रूनर द्वारा नहीं किया गया है? तो यहाँ पर है आपका क्रियात्मक प्रतिनिधान, इंद्रिय गतिकाल और प्रतीकात्मक गतिकाल। तो यहाँ पर आपका होता है करेक्ट आंसर, यहाँ पर आंसर नंबर सी, इंद्रिय गतिकाल। इंद्रिय गतिकाल की बात इन्होंने नहीं की है, जो ये ब्रूनर महोदय हैं, क्योंकि इंद्रिय गतिकाल की बात किसने? हमारे जीन पियाजे साहब ने कही है, जिन्होंने उनकी पहली अवस्था है संवेदी
प्रेरक अवस्था मतलब इंद्रियों की। तो क्रियात्मक प्रतिनिधान, प्रतिमा प्रतिनिधान और प्रतीकात्मक प्रतिनिधान, तो ये किसके अंतर्गत है? ये ब्रूनर महोदय ने कहा है। सामुदायिक अचेतन तथा प्रत्यय दिया गया है फ्रॉयड के द्वारा, इरिक्सन के द्वारा, कोहलबर्ग के द्वारा और जंग के द्वारा। तो सामूहिक अचेतन का प्रत्यय किसके द्वारा? फ्रॉयड महोदय के द्वारा दिया गया है। ठीक है, तो जो ये सामूहिक अचेतन का प्रत्यय है फ्रॉयड ने दिया है, इनके अनुसार व्यक्तित्व के 3 भाग हैं, इड, ईगो और सुपर ईगो। इड अचेतन मन का प्रतिनिधित्व करता है और आपका यह अचेतन अवस्था में तरह तरह की इच्छाओं, प्रेरणाओं, आवश्यकताओं को संतुष्ट कर लेना चाहता है, परंतु कई बार जब वास्तविक संतुष्टि नहीं मिल पाती तो इड जो आपका ईगो है वो प्रतिमा प्रस्तुत करके संतुष्टि प्राप्त कर लेता है। फिर अगला प्रश्न है आपका समीपवर्ती, तो यहाँ पर फ्रॉयड करेक्ट आंसर होता है। मैं इसके बारे में बता चुकी हूँ। समीपवर्ती विकास के क्षेत्र में अवधारणा को किसने समझाया? समीपवर्ती विकास की अवधारणा के क्षेत्र में ये किसका सिद्धांत है? ये हमारे वाइगोत्स्की महोदय का सिद्धांत है, समीपवर्ती विकास के क्षेत्र की अवधारणा। ठीक, तो ये वाइगोत्स्की का है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होता है। प्रौढ़ शिक्षा लोगों के लिए लाभकारी है क्योंकि इससे वे अपने बच्चों की शिक्षा में रुचि लेंगे, वे अपने को अधिक समृद्ध बना सकेंगे, प्रत्येक व्यक्ति एक बार पढ़ सकेगा, वे परिवार नियोजन का लाभ समझ पाएंगे। तो यहाँ पर आपका वे अपने आप को समृद्ध बना सकेंगे, उनको खुद में अच्छा महसूस होगा। अगर कोई अंगूठा लगाता है, आप उसको पढ़ना लिखना सिखा दें और उसको सिग्नेचर करें तो उसका आनंद वो खुद ही ले पाएगा, मतलब उसको लगेगा कि हाँ मेरे अंदर कुछ ग्रोथ हुई है, कुछ हमने क्रिएटिव मतलब कुछ नया सीखा है। किस अवस्था में यौन परिपक्वता के कारण बालक के शरीर में अनेक परिवर्तन होते हैं? बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था, बुढ़ापा। तो बुढ़ापे में हो जाएंगे परिवर्तन? नहीं, तो ये यहाँ पर क्या होता है? किशोरावस्था। जन्म के समय शिशु के सिर की लंबाई पूरे शरीर की लंबाई का कितना होती है? कई बार इस तरह का प्रश्न पूछा गया है और इसका सही उत्तर है 1/4। ठीक, एक शिशु की पहली स्वैच्छिक गतिविधि है जिसमें संपूर्ण शरीर निम्नलिखित होता है: घुटनों के बल चलना, रेंगना, पलटना, बिना सहारे के बैठना। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होता है आपका रेंगना, स्वैच्छिक गतिविधि जिसमें संपूर्ण शरीर सम्मिलित होता है। ठीक है, 6 वर्ष के अंत तक सिर का शरीर से क्या अनुपात होना चाहिए? 40%, 23%, 13%, 7%। तो 6 वर्ष के अंत तक शरीर का सिर से क्या अनुपात होना चाहिए? तो उसमें यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होता है 7%। तो 6 वर्ष के अंत तक सिर का शरीर से अनुपात कितना होना चाहिए? 7% का अनुपात होना चाहिए। अगला प्रश्न है, और फिर किशोरावस्था तक मस्तिष्क का विकास चलता रहता है। सीखने की अक्षमता को क्या कहते हैं? ठीक, स्वालीनता, वाक विकार, मानसिक अक्षमता, भावनात्मक अक्षमता। ठीक है, तो जो सीखने की अक्षमता है उसको हम कहते हैं वाक विकार। सामाजिक मनोवैज्ञानिकों के अनुसार मानव जो कुछ भी सीखता है उसका अधिकांश भाग वह दूसरों को देखकर, सुनकर व समझकर सीखता है। वाक विकार से सीखने की अक्षमता होती है जिसमें हमें किसी भी चीज़ को सीखने में कठिनाई होती है। तो ये क्या हो गया? हमारे वाक विकार के अंतर्गत आ गया। बालकों में व्यवहारात्मक समस्या का एक मुख्य कारण है खराब स्वास्थ्य, मातृवंचन, परिवार का वृद्ध आकार और बुद्धि। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होता है मातृवंचन। जो समस्यात्मक बालक होते हैं, अगर उनकी माता मर जाए या उनकी माता उन्हें छोड़कर चली जाए, उससे क्या होता है? बच्चे के पर्सनालिटी पे बहुत ही ज़्यादा बुरा इफेक्ट पड़ता है। फिर हम बढ़ते हैं अपने प्रश्न की ओर। अब इसमें क्या है आपका कि माइक्रोवेव ओवन, प्रेशर कुकर, वैक्यूम क्लीनर कार्य सरलीकरण के कौन से सामान हैं? नए सामान हैं कि नए क्रांतिकारी सामान हैं, या फिर आपके गृहिणी को पीटने का सामान है और कुछ भी नहीं है? अजीब सा ऑप्शन दे देते हैं। ये नए क्रांतिकारी सामान हैं। एक स्ट्रेट लाइन किचन में सभी उपकरण और अलमारियों के किसके साथ में रखी जाती है? 1 दीवार, 2 दीवार, 3 दीवार, 4 दीवार। तो अगर इस तरह का प्रश्न आता है तो आप दिमाग से अपने काम करेंगे। अगर एक स्ट्रेट लाइन है तो वो हमेशा 1 दीवार की बात कर रहा है। 3 मुख्य शरीर के भारों पर सीधी रेखा में लेना, यह सिद्धांत किस पर लागू होता है? शरीर की स्थिति में परिवर्तन, उत्पादन क्रम में परिवर्तन, तैयार उत्पाद में परिवर्तन, कच्चे माल में परिवर्तन। तो ये हमारे कौन, ये किसके द्वारा, जो हमारे उनके जो 5
क्लासेस ऑफ चेंज जो मैंने आपको पढ़ाया था उसी के अंतर्गत ये प्रश्न है आपका कि जो है मुंडेल का क्लासेस ऑफ चेंज जो है उसी के अंतर्गत है। तो यहाँ पर आपका शरीर की स्थिति है, ठीक है, तो बॉडी जो आपके बॉडी पॉस्चर में जो परिवर्तन है उसकी बात यहाँ पर कर रहा है। वह कोई भी समय जो कर्तव्यों के निर्वहन के अलावा अन्य गतिविधियों में प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? थकान कहते हैं, परिश्रम कहते हैं, फुर्सत कहते हैं या खेल का समय कहते हैं? तो उसको हम क्या कहते हैं? फुर्सत कहते हैं, जो अपने कर्तव्यों के निर्वहन के अलावा अन्य गतिविधियों में उपयोग किया जाता है। जैसे हम उसके एक्स्ट्रा टाइम में जो हमारी जिम्मेदारी है उसको हम पूरा करें और एक्स्ट्रा टाइम में कुछ भी अपना काम हम करते हैं तो वो हमारे फुर्सत के समय उसको हम जैसे चाहें उसका प्रयोग कर सकते हैं। अगला प्रश्न है दहेज निरोधक अधिनियम किस सन में लागू हुआ? तो दहेज निरोधक अधिनियम सन 1961 में लागू हुआ। और ये कैसी समस्या है? यह एक सामाजिक समस्या है जो कि अब बहुत ही विराल रूप स्थित कर ली है। गृह व्यवस्था एक व्यवहारिक विज्ञान है, यह किसका कथन है? एक व्यवहारिक विज्ञान की बात यहाँ पर कर रहा है ग्रास एवं क्रेंडिल, राजमल पी देवदास, कोर्टिजन और इरेन। तो गृह व्यवस्था जो है वह एक व्यवहारिक विज्ञान है, वो किसने कहा है? ये कोर्टिजन महोदय ने कहा है। व्यवहारिक विज्ञान, गृह व्यवस्था को क्या व्यवहारिक विज्ञान किसने कहा? कोर्टिजन ने कहा है। जागरूक उपभोक्ता बनने के लिए व्यक्ति को बिल लेना आवश्यक है, विज्ञापनों से प्रभावित होना चाहिए, उपभोक्ता अधिकारों के प्रति जागरूक होना, उपभोक्ता में से कोई नहीं, तो विज्ञापनों से प्रभावित होना चाहिए। अगला प्रश्न है परिवार के लिए भोजन किस प्रकार की आवश्यकता है? सुविधा वाली है, आवश्यकता है, लचीली है, विलासिता वाली है? तो क्या कोई विलासिता के लिए भोजन करता है? नहीं ना। तो ये हमारी जो है आपका फूड है और आपकी क्लोथिंग है और शेल्टर है, ये तीनों क्या है? ये हमारी प्राइमरी नीड है, बेसिक नीड है जीवन जीने की। बैंक खाते का वह प्रकार जिसमें जमा की गई राशि पर ब्याज नहीं दिया जाता, बचत खाता, सावधि जमा, चालू खाता, आवर्ती जमा खाता। तो जिस पर कोई ब्याज नहीं होता वो हमारे चालू खाते के अंतर्गत आता है। कार्य व्यवस्था को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? योजनाबद्ध होकर कार्य करना, परिवार के सदस्यों का सहयोग करना, परिवार के सदस्यों का व्यवहार, परिवार की आय। तो कार्य व्यवस्था है मतलब वर्क मैनेजमेंट की बात यहाँ पर कर रहा है कि वर्क मैनेजमेंट के अंतर्गत क्या क्या आता है। तो यहाँ पर आपका योजनाबद्ध होकर के कार्य करना, पहले से प्लानिंग करें, प्लानिंग कर लें आप। यहाँ हाँ, एक मिनट देखें, बस कुछ नहीं, मैं सिर्फ देखना चाहती थी कि ये कूट वाले प्रश्न तो नहीं है। हाँ, तो अगर योजनाबद्ध तरीके से हम काम को करेंगे तो कार्य व्यवस्था को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक योजनाबद्ध होकर के कार्य करना है। इसके अतिरिक्त कार्य व्यवस्था को निम्नलिखित कारक प्रभावित करते हैं: पारिवारिक आय, परिवार के सदस्यों की संख्या, सदस्यों का व्यवहार, अभिरुचि, परिवार कल्याण, उपयुक्त साधनों का उपयोग, कार्यविधि का अनुभव, ज्ञान तथा मूल्यांकन। तो ये सारी क्या चीज़ें हैं? ये आपकी कार्य व्यवस्था को प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो सबसे पहले जो आपको सपोर्ट करने वाली चीज़ है वो क्या है कि आपकी प्लानिंग होनी चाहिए। फिर अगला प्रश्न है समय नियोजन बनाने के लिए सोपानों को यादृच्छिक क्रम दीजिए। ठीक है, तो उसका सही क्रम क्या है? तो पहला इसमें अगर देखें, हाँ यहाँ पे कूट भी दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपका सबसे पहले क्रियाकलापों की सूची तैयार करना, प्रतिदिन समय नियोजन करना, क्रियाओं को सही क्रम में रखना, साप्ताहिक समय नियोजन तैयार करना और क्रियाकलापों की सूची तैयार करना। तो सबसे पहले क्या करेंगे? हम क्रियाकलापों की सूची तैयार करेंगे, हमें कौन सा काम करना है। फिर उसके बाद हम फिर क्रियाओं को सही क्रम में रखना, सही क्रम में उसको रखने का कार्य करेंगे। फिर प्रतिदिन समय नियोजन करना, ये हो गया हमारा। फिर साप्ताहिक समय नियोजन तैयार करना और ये सबसे लास्ट हो गया। तो अब हम देखते हैं कि सबसे पहले हम क्या करेंगे? चौथा, तो ये हमारा ये जो चौथा है ये हम क्या करेंगे? सबसे पहले करेंगे। तो ये हमारा आ जाएगा नंबर 1 पे। तो चौथा, दूसरा, पहला, तीसरा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? क्रियाकलापों की सूची तैयार करेंगे। फिर उसके बाद दूसरा है हमारा क्रियाओं को सही क्रम में रखेंगे। फिर तीसरा है प्रतिदिन, तीसरा नहीं, फिर उसके बाद पहले पे हमारा तीसरा सही है, प्रतिदिन समय नियोजन करेंगे। और फिर चौथे में साप्ताहिक समय नियोजन तैयार कर लेंगे। तो इस तरह से देखेंगे तो हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। आयोजनाबद्ध भागीदारी के कारण अभिवृत्तियों
के परिवर्तन के लिए उदाहरण है साझेदारी और निर्णय निर्माण, आयु में परिवर्तन, लंबी बीमारी और फिर उसके बाद प्राधिकरण की स्थिति। तो आयोजनबद्ध भागीदारी के कारण अभिवृत्तियों में परिवर्तन का उदाहरण क्या है? साझेदारी और निर्णय निर्माण, यहाँ पर इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह कौन सी कानूनी शब्द है जो उस ऋण व्यवस्था का वर्णन करने के लिए प्रयुक्त होते हैं जिसमें ऋण की जमानत के रूप में चल निजी संपत्ति प्रयुक्त की जाती है? रियल एस्टेट बंधक, मिति ब्याज बंधक, चल संपत्ति बंधक और ऋण परिपोषक बंधक। तो इसके अंतर्गत हमारे आते हैं आपका चल संपत्ति बंधक। ठीक है, चल संपत्ति मतलब कि जिनको हम बेच सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद लॉन्ड्री में प्रयुक्त कपड़े धोने की मशीनों में सामान्यतः किस तरह की गति होती है? रोटेशन, टम्बलिंग, शेकिंग और एजिटेशन। तो उसमें लॉन्ड्री में जो मशीन का यूज़ होता है उसमें टम्बलिंग गति होती है। मानव शरीर का माप लेते हुए दोनों भुजाओं का विस्तार के बराबर होगा 4 सिर, 6 सिर, 8 सिर और उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर क्या होता है? 8 सिर। मानव शरीर का माप लेते हुए दोनों भुजाओं का विस्तार किसके बराबर होगा? 8 सिर के बराबर होगा। अगला प्रश्न है, सुई का चयन निम्नलिखित में से धागे की किस्म, कपड़े की किस्म, बखिए की लंबाई, धागे का खिंचाव। तो ये पूरी तरह से डिपेंड करता है कपड़े की किस्म पर। ठीक है, और मोटे कपड़े के लिए 21 नंबर की सुई, मध्यम के लिए 11 से 14 नंबर की सुई और बहुत ही महीन है वॉयल वगैरह तो 9 से 11 नंबर की सुई का चयन किया जाता है। ठीक है, और बहुत ही ठीक, अब आप इसको जान लीजिए। मोटे कपड़े के लिए कैनवास के लिए 21 नंबर और मध्यम के लिए 11 से 14 नंबर और 9 से 11 नंबर की सुई बहुत ही महीन कपड़े के लिए की जाती है। इसको आप नोट कर लें। कसूती किस राज्य की एक पारंपरिक कढ़ाई है? मैंने कल ही आपको पढ़ाया, अब मैं कुछ नहीं बताने वाली इसमें क्या है? कर्नाटक। कर्नाटक की क्या हो गई? कसूती। मुर्गी, मेंथी, गवंती, नेगी इसके टाके। प्रसिद्ध मधुबनी पेंटिंग किस राज्य से है? बिहार से है। ठीक है, मधुबनी क्या बिहार का ही एक गांव है। पटोला वस्त्र का संबंध किस राज्य से है? पटोला आपका गुजरात। अगर आप मेरी वीडियोस देख लेंगे टेक्सटाइल की तो आपको बिल्कुल भी सब में कंफ्यूजन नहीं होगा। कोरोनाइजिंग परिसज्जा किस रेशे के उपयोग में कट गया क्या? कोरोनाइजिंग परिसज्जा किस रेशे पर उपयोग में लाई जाती है? तो यहाँ पर है एसीटेट रेशे और एम्बेस्टास रेशे, ग्लास रेशे और रेयॉन रेशे। तो ये भैया ग्लास रेशा जो है ये आपका, इसके अंतर्गत इस पे ग्लास रेशे पर कोरोनाइजिंग परिसज्जा की जाती है। फाइबर ग्लास शीशे से बनने वाला एक ऐसा अद्भुत और आश्चर्यजनक रेशा है जिसके गुण व विशेषता कांच की विशेषताओं के ठीक विपरीत है। कैसा? बहुत कांच छूने में चिकने परंतु ना मुड़ने वाले होते हैं, दृढ़ एवं कड़े होते हैं जो झुकाने पर झुकते नहीं बल्कि अत्यधिक दबाव से टूट जाते हैं। लेकिन जिस पे कोरोनाइजिंग परिसज्जा की जाती है तो उससे क्या होते हैं? जो ग्लास रेशे होते हैं वो फ्लेक्सिबल हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, अधिक ऐंठन युक्त धागे में ऐंठन की संख्या होती है। ज़्यादा ऐंठन वाला जो धागा है 0.3 ऐंठन प्रति इंच, 3 से 8 ऐंठन, 7 से 12 ऐंठन प्रति इंच, 12 से 15 ऐंठन प्रति इंच। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होता है आंसर नंबर सी, 7 से 12 ऐंठन प्रति इंच। ठीक है, अधिक ऐंठन युक्त धागा है तो वे धागे जो रेशों की संपूर्ण लंबाई में फैले होते हैं धागे कहलाते हैं। वो कौन से धागे होते हैं जो कहलाते हैं? तो वो पूरी संपूर्ण लंबाई में फैले हुए होते हैं तो वो कहलाते हैं रैप। क्या? रैप कहलाते हैं। और अधिकांश वस्त्रों का निर्माण इसी विधि से होता है। इस वस्त्र निर्माण के लिए दोनों ओर से धागे लगते हैं और इसी को रैप कहते हैं। ठीक, तो कुछ चीज़ें जो आपके नहीं लगे आप बिल्कुल रट लीजिए। रेयान निर्माण की एक प्रमुख विधि विस्कस विधि, नाइट्रोसेल्युलोज, क्यूप्रामोनियम एसीटेट। तो जो रेयान निर्माण है उसकी जो एक स्पेशल जो एक प्रमुख विधि है वो क्या है? वो आपकी विस्कस रेयान की विधि है। ठीक है, और इससे बहुत ही सुंदर वस्त्रों का निर्माण होता है। सर्वप्रथम इस विधि को रेयान का निर्माण इंग्लैंड में 3 वैज्ञानिक क्रॉस, बीवन तथा पीडल ने सन 1892 ईस्वी को किया और यह विधि सस्ती है। साथ ही इस विधि द्वारा निर्मित रेयॉन उत्कृष्ट श्रेणी के होते हैं। आजकल इस विधि से थोड़ा आवश्यक सुधार करके रेयॉन का निर्माण किया जाता है। इस विधि में लकड़ी व बांस के लुगदी एवं कपास की पट्टियों एवं चादरों के रूप में तैयार किया जाता है। ठीक है, तो ये आपका विस्कास रेयॉन के अंतर्गत आता है।
ये रेयान की बात कर रहा है, ओवरऑल पूरे रेयान की बात कर रहा है। लेकिन ये जो कह रहा है कि रेयान निर्माण की एक प्रमुख विधि वो कौन सी है, विस्कास विधि है, और इससे बहुत ही सुंदर वस्त्र बनते हैं। जैविकीय मूल्य गुणवत्ता के मापन करने के लिए प्रयुक्त किया जा रहा है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और विटामिन। तो जो आपका जैविकीय मूल्य जब हम बात करते हैं तो वहाँ पर बात करते हैं किसकी, प्रोटीन की, ठीक है। तो यहाँ पर बायोलॉजिकल वैल्यू किसकी निकाली जाती है, प्रोटीन की निकाली जाती है। और मात्रा के अनुसार शरीर में पानी के बाद सबसे अधिक प्रोटीन उपस्थित होती है, क्यों, हमारे मसल्स के रूप में, ठीक है। और 89 अगला प्रश्न है हमारा, सूती वस्त्र को पारदर्शी और कड़ा करने के लिए क्या किया जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। एक अत्यंत सक्रिय कार्बनिक अम्ल है जिसका प्रयोग प्रायः आधुनिक उद्योग में किया जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल रंगहीन, गंधहीन, तेल जैसा भारी तरल पदार्थ है। अगला प्रश्न है हमारा, रेशे का वह गुण जिसमें रेशों को दबाने के पश्चात छोड़ देने पर वह पुनः अपने पूर्व आयतन में आ जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं प्रतिस्कंदता कहते हैं, ठीक है। पूर्व दबाव के रेशे को दबाने के पश्चात छोड़ देने पर जब आ जाता है तो प्रतिस्कंदता कहते हैं, और खींच करके स्थान पे आता है तो प्रत्यास्थता कहते हैं। तनाव सामर्थ्य खींचने पर टूटता नहीं है, लचीलापन भी उसी प्रकार, ये लगभग सभी एक ही तरह के हैं, सिर्फ आपको रट्टा मारना है जिससे कि एग्जाम में गलत ना हो। फिर उसके बाद अगला प्रश्न है, खाना पकाने की उस विधि का नाम बताइए जिसमें गर्मी का स्रोत पकाने की सतह के नीचे प्रयुक्त होता है, ब्रेजिंग, ग्रिलिंग, स्टीमिंग और पोचिंग। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होता है ब्रेजिंग, ठीक है। आपका जो ये ब्रेजिंग और ग्रिलिंग जो दोनों हैं लगभग एक ही तरह का है, ठीक है। जो नाम जिसमें गर्मी का स्रोत पकाने की सतह के नीचे प्रयुक्त होता है, मतलब नीचे फायर है और उसके ऊपर हम खाने को पका रहे हैं। अच्छा, ग्रिलिंग में ग्रिल करना, उसमें छड़ों के ऊपर ऐसे छड़ होती है और छड़ों के ऊपर उसको हम रख देते हैं, तो वो किसका, ग्रिलिंग के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है हमारा, भंडार गृह में नमी होने पर डिब्बों को रखने से पूर्व क्या करना चाहिए, डिब्बों को तेल में डुबोकर उसे फिर यूं ही रखना चाहिए, डिब्बों को पानी में रखना चाहिए, डिब्बों को गर्म जल में रखना चाहिए, तेल युक्त वस्त्र उसके चारों तरफ रगड़ देना चाहिए। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होता है तेल युक्त वस्त्र उसके चारों तरफ रगड़ देना चाहिए, जिससे कि उसके अंदर नमी ना जा पाए। पोषक तत्वों को सुरक्षित रखने के लिए कौन सा सोपान मदद नहीं करता, प्रेशर कुकर में पकाना, दाल चावल को बार बार और सही तरीके से धोना, सब्जियों को छिलकों को ना निकालना, छिलका निकालने से पहले धोना। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका होता है आंसर नंबर बी। तो ये सब तो अच्छी बातें हैं, ठीक, जिनकी आवश्यकता ना हो उसको ना निकालने से और छिलका निकालने से पहले धुल लें, प्रेशर कुकर में पकाएं, ये सब बढ़िया बात है। और यहाँ पर क्या हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी कि बहुत बार बार नहीं धोया जाता है, और एक को दो से सम्मिलित करें। तो हम सभी जानते हैं, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं हमें करना है कि अगर हम बात करें मधुमेह की तो ये वो पेनक्रियास से संबंधित है। हेपेटाइटिस, यहाँ पे ये है कि कौन कौन सा अंग है जो जिससे संबंधित है। तो हेपेटाइटिस जो है ये हमारे लीवर से संबंधित, यहाँ पे जिगर दिया हुआ है। नेफ्रोटिक, जब हम नेफ्रॉन की या रीनल की बात करते हैं तो आप कभी भी किडनी को नहीं भूलेंगे, ठीक है। फिर कोलिथियासिस, जो ये यहाँ जो आपके गॉल ब्लैडर में जो स्टोन होता है, लिथियासिस का मतलब ही होता है कि पत्थर का कहीं पर जम जाना, और कोल बाइल जूस के लिए यूज़ किया जाता है। तो कोल लिथियासिस मतलब गॉल ब्लैडर में पथरी का होना। अगला प्रश्न है आपका, अब ये देखिए मैंने आपको बता दिया, आप यहाँ पर कोड दिया हुआ है, आप अपने हिसाब से जो आपको मतलब उसको आप मैच करके देख लीजिए। आंसर मैंने करेक्ट उधर बता दिया है। एक मोटे व्यक्ति के आहार में सम्मिलित किया जाना चाहिए गार्लिक लहसुन ब्रेड, बनाना केले का पुडिंग, मैक्रोनी सलाद, वेजिटेबल सब्जियों का सलाद। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होता है वेजिटेबल सब्जियों का सलाद। इसमें आपको एंटीऑक्सीडेंट भी बहुत सारे मिलेंगे, फाइबर मिलेगा, वाटर मिलेगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, उसका जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो धीरे धीरे करके कम हो जाएगा। टाइफाइड किस माध्यम से फैलता है, स्पर्श से, वायु से, जल और आहार से, और व्यक्ति से। तो यहाँ पर जल और आहार, पानी और गंदे खाने से, ये गंदे पानी गंदे खाने से टाइफाइड रोग हो जाता है। बिना मधुमेह वाली महिलाओं की गर्भावस्था के दौरान उच्च रक्त शर्करा स्तर विकसित होना, अगर ज़्यादा शर्करा स्तर हो जाता है तो कुछ नहीं, गर्भावस्था मधुमेह है। वो क्या है आपका, गर्भावस्था मधुमेह। अगर इंग्लिश में कहें तो जेस्टेशनल डायबिटीज़ के अंतर्गत आता है, जिसमें कि क्या, उनके मूत्र में शर्करा विसर्जित होने लगती है और ब्लड में भी ग्लूकोज आने लगता है, ठीक है। अगर वो होने के बाद भी अगर मतलब कि
डिलीवरी होने के बाद भी ऐसी स्थिति बनी होती है तो वो स्थिति आपकी मधुमेह की स्थिति के अंतर्गत आ जाती है। इनमें से कौन सा अधिक ग्लाइसेमिक सूचकांक है? राजमा नहीं, फाइबर्स जान लीजिए, मिलेट्स, दालें, इनमें सब में ग्लाइसेमिक इंडेक्स नहीं होता। ओट्स तो क्या है, बहुत लो जीआई है इसकी। एप्पल की तो हम जानते ही हैं, सारे लोग खाते हैं, इसकी जीआई लगभग 30 इसके करीब है। मतलब इन सारी चीज़ों की जीआई क्या हमारी 50-60 से नीचे की है। सिर्फ कॉर्नफ्लेक्स ऐसा है जिसकी जीआई ऊपर है, मतलब जीआई क्या ग्लाइसेमिक इंडेक्स है इसके ऊपर है। ठीक, तो जिसमें शर्करा की, कार्बोहाइड्रेट की ज़्यादा मात्रा होती है वही उसके अंतर्गत आते हैं। वह मीनू जहाँ खाद्य पदार्थों की कीमत अलग अलग लिखी जाती है। तय मीनू, डुजार मीनू, टेबल डिहाटे, एलाकार्टा। मैंने बताया था टेबल डिहाटे एक साथ, ठीक है, तो एक टेबल नहीं, अलग अलग की बात करते। एलाकार्टा मतलब अलग अलग कर दिया, अलग अलग कर दिया, तो वहाँ पर आंसर हो गया एलाकार्टा। ठीक, तो अलग अलग कीमत। सब्सिडाइज प्रोसेसिंग इस खान पान प्रबंधों में की जाती है। फास्ट फूड यूनिट, एयर कैटरिंग, औद्योगिक कैफेटेरिया। यहाँ एयर कैटरिंग में सब्सिडाइज प्रोसेसिंग की जाती है। अगला प्रश्न, 6 से 11 वर्ष के स्कूल के बच्चों के लिए मध्याह्न भोजन, मिड डे मील जो कार्यक्रम है आपका, उसके लिए बच्चों के विकास का अनुश्रवण करना और 450 किलो कैलोरी ये करना और गर्म पका हुआ भोजन देना, स्कूल में उपस्थित होना। तो 450 कैलोरी भी दी जाती है, 8 से 12 ग्राम प्रोटीन दी जाती है 1 से 5 तक के बच्चों को। तो पहला सिर्फ यहाँ गलत है, दूसरा, तीसरा और चौथा यहाँ क्या है, करेक्ट आंसर है। तो आंसर नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। पीईएम मतलब प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। बच्चों के बीच कुपोषण का सबसे व्यापक रूप से प्रचलित है पीईएम, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। ठीक, तो यहाँ कहाँ पे दिया हुआ है आपका, सबसे ऊपर ही है आपका प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। ठीक, तो ये यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। पीएम का अर्थ क्या है, और उसी के अंतर्गत क्या हमारे क्वाशियार्कर और मैरास्मस आते हैं। मानव दूध में बाइफाइड्स कारक क्या करता है? तो बाइफाइड्स जो है ये क्या है, एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है, और मतलब फाइड्स जो है वो क्या करते हैं, ई कोली तथा लैक्टोबैसिली दोनों के विकास को क्या करता है, रोकने का कार्य करता है। और जो मानव दूध में ये बाइफाइड्स पाए जाते हैं। अगला है, बियर अल्कोहल में कितनी मात्रा पाई जाती है? सुरासार की कितनी मात्रा होती है? ये प्रश्न आया हुआ है और इसमें करेक्ट आंसर है इसमें 3% बियर में। ठीक है, और जल की स्थायी कठोरता निम्नलिखित डालकर दूध, सोडा, नमक, चूना, ये सभी। तो ये यहाँ पर करेक्ट आंसर होता है चूना। 2 प्रकार की कठोरता जल की होती है, स्थायी, अस्थायी। जल का रासायनिक सूत्र H2O हम सभी जानते हैं, और जल क्या है, एक यौगिक है। ठीक, फिर उसके बाद अगला प्रश्न है, शरीर में जल की आवश्यकता किस कार्य के लिए होती है? अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, उपरोक्त सभी। तो शरीर में जल की आवश्यकता उपरोक्त सभी के लिए। मानव शरीर में जिंक का प्रमुख कार्य, यहाँ पर करेक्ट आंसर होता है हीमोग्लोबिन, दृष्टि, हड्डी स्वास्थ्य। यहाँ पर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी, डीएनए तथा आरएनए का संश्लेषण करने के लिए। कौन से विटामिन की कमी से वयस्क व्यक्ति में ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है? तो ऑस्ट्रोमेलेशिया और ऑस्टियोपोरोसिस 2 तरह की बीमारी होती है, तो विटामिन डी की डिफिशियंसी से होती है ही ये। तो ये जो है आपकी ऑस्ट्रोपोरोसिस जो है ये विटामिन डी प्लस कैल्शियम, इसके साथ में कैल्शियम भी होता है। और जो ऑस्ट्रोमेलेशिया होती है वो एडल्ट में होने वाली बीमारी है, उसमें सॉफ्ट हो जाती हैं बोन्स, और ऑस्टियोपोरोसिस में बोन्स कैसी भुरभुरी सी हो जाती हैं। वसा को पचाने के लिए आवश्यक एंजाइम लाइपेज पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है? ये लार में पाया जाता है। प्रोटीन में कितने प्रतिशत लगभग नाइट्रोजन होता है? 16% नाइट्रोजन प्रोटीन में होता है। एक व्यक्ति के सामान्य आहार में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट संपूर्ण ऊर्जा का लगभग कितना प्रदान करते हैं? 60%। विद्युत तापीय उपकरणों में थर्मोस्टेट का कार्य ताप संवहन। फिर अगला, इसमें कुछ खास नहीं है ऐसा बताने वाला, इसलिए मैं इसको कर रही हूँ और वीडियो भी बहुत लंबी हो जा रही है। 1 मिनट सर। संतुलित आहार का अर्थ है, संतुलित आहार का अर्थ है, क्या अर्थ है? ऐसा आहार जिसमें केवल फल और सब्जियां हों, ऐसा आहार जिसमें सभी पौष्टिक तत्व सम्मिलित हों, ऐसा आहार जिसमें सभी आवश्यक पौष्टिक तत्व सही मात्रा में हों, और डी है आपका तरल आहार। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होता है आपका आंसर नंबर सी। ठीक,
तो ऐसी आहार जिसमें सभी आवश्यक पौष्टिक तत्व सही मात्रा में सम्मिलित हों। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आप हम लोगों का करेक्ट हो जाता है। भारत में पोषक तत्वों की कमी से सर्वाधिक रूप में पाई जाने वाली बीमारी, ऊर्जा, प्रोटीन कुपोषण, कैल्शियम की कमी, फास्फोरस की कमी, विटामिन सी की कमी, पोषक सर्वाधिक रूप से पाई जाने वाली बीमारी की बात कर रहा है। तो इसमें पीईएम, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है, शरीर के कार्य पर भोजन का अध्ययन के रूप में परिभाषित करते हैं। कार्य भोजन का अध्ययन, ठीक है, भोजन का अध्ययन के रूप में परिभाषित किसको करते हैं हम? विज्ञान, खाद्य विज्ञान, पथ्य तथा पोषण। तो यहाँ पर आंसर होता है आपका पोषण, ठीक है। तो इसका पोषण मतलब न्यूट्रिशन, ठीक। प्लैकेट्स किसको कहते हैं? सिलाई, जोड़, तुरपन, बटन, पट्टी। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर बटन पट्टी है। मधुमेह एक लक्षण है, मधुमेह का एक लक्षण अतिसार, बुखार, रक्त में ग्लूकोज का स्तर बढ़ना, प्यास न लगना। अगर प्यास लगना होता तो यहाँ पर होता, ठीक है, तो इसको पॉलीडिप्सिया की स्थिति कहते हैं। तो यहाँ पर रक्त में ग्लूकोज का स्तर बढ़ जाना। हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? ठीक है, धड़कन को नियंत्रित करने के लिए प्रश्न की आप थोड़ा सा इस चीज़ को आप ध्यान देंगे कि प्रश्न पूछ क्या रहा है। तो हृदय के धड़कन को नियंत्रित करने के लिए आपको सोडियम की आवश्यकता होती है। अमीनो अम्ल जिनका संश्लेषण और हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए और उच्च रक्तचाप में किस चीज़ को मना करते हैं? सोडियम को ही मना भी कर देते हैं। हाइपरटेंशन वाला उसमें क्या चीज़ निषेध होती है? सोडियम। अमीनो अम्ल जिनका संश्लेषण शरीर नहीं कर सकता है वे अमीनो अम्ल क्या कहलाते हैं? मतलब शरीर में नहीं बनते हैं। तो ठीक है, तो वो कौन से होते हैं हमारे? गैर आवश्यक, आवश्यक और आंशिक, ठीक है। तो हाँ, इसमें क्या वो आवश्यक हैं क्योंकि उसको हमें बाहर से लेना ही लेना है। जिनका शरीर में संश्लेषण हो जाता है वो हमारे लिए वो क्या है? हमारे अनावश्यक, उनको हमें बाहर से लेने की आवश्यकता नहीं है। और जिनको हम बाहर से लेने की आवश्यकता है वो हमारे एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं, ठीक है। और आपका 22 प्रकार के अमीनो अम्ल और इसमें 10 अमीनो अम्ल ऐसे होते हैं जो हमारे शरीर में पाए जाते हैं और 20 प्रकार के, वैसे तो 20 प्रकार के ही अमीनो एसिड की बात होती है। जैसे 10 आपके उसमें एसेंशियल हैं, नॉन एसेंशियल हैं, उसमें कुछ पार्शियल भी हैं। इस तरह से भी अलग अलग हैं कि बच्चों के लिए कौन सा है, तो उसी के अंदर इधर उधर से पूछ लिया जाता है। NRHM का पूरा नाम नेशनल हेल्थ क्या है? नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, NRHM, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाता है। आयोडीन की कमी का साधारण लक्ष्य क्या है? कॉर्निया का फैल जाना, जिगर का बढ़ जाना, गले का फूलना, ढोड़ी का बढ़ना। तो हम सभी जानते हैं कि आयोडीन की कमी से हमारी थायराइड ग्लैंड क्या हो जाती है? फूल जाती है, जिससे गला फूल जाता है। राष्ट्रीय बचत सर्टिफिकेट की परिपक्वता की अवधि क्या है? तो राष्ट्रीय बचत सर्टिफिकेट जो है इसकी परिपक्वता की अवधि 5 वर्ष है। NRHM कार्यक्रम किस विभाग से संबंधित है? मतलब नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। ये किस विभाग से संबंधित है? ये हमारे स्वास्थ्य विभाग से संबंधित है। और NRHM की स्थापना 2005 में की गई, ठीक है। कब की गई? 2005 में की गई, जिससे गरीब लोगों की अच्छी स्वास्थ्य की देखभाल हो पाए। आयोडीन युक्त तेल के 1 ml इंजेक्शन से बचाव हो सकता है 1 से 5 वर्ष तक, 1 से 2 वर्ष तक, 3 से 5 वर्ष तक, सारा जीवन। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होता है 1 वर्ष तक। तो 1 ml इंजेक्शन से 1 वर्ष तक बचाव हो सकता है। तो यहाँ पर हमारा आज का सेशन खत्म होता है। बताइएगा कि आज का आपको मॉडल प्रैक्टिस सेट कैसा लगा। और इसके बाद मैं टेक्सटाइल और एक्सटेंशन दोनों की आज एक वीडियो अपलोड करूँगी। तो प्लीज़ आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहिए, कमेंट करिए। और हाँ, आप लोग लाइक नहीं करते, प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें और मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। ओके।